तो वो थोड़ा लास्ट क्लास एमओए पे ही रुक गया मैं, क्योंकि गला बहुत दर्द हो रहा था। तो आज हम कोशिश करेंगे एओए भी निपटा दे और अपनी डॉक्ट्रिन निपटा दे। 3 डॉक्ट्रिन है, 3 में से 2 तो एटलीस्ट निपटा ही दे। बाकी इंडोर मैनेजमेंट में मुझे टाइम चाहिए, उसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए वो। एक तो आपको याद है कॉर्पोरेट वेल करवाई थी मैंने सबसे पहले, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सब बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। और एक आज मैं 3 डॉक्ट्रिन कराऊंगा, 2 कराऊंगा उनमें से, और एक अगली क्लास कराऊंगा। अगली वाली जो होगी वो भी सुपर इंपॉर्टेंट है। 4 डॉक्ट्रिन है, चारों वैसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बट 2 तो सुपर इंपॉर्टेंट है, एक कॉर्पोरेट वेल और एक लास्ट जो अगली क्लास इंडोर मैनेजमेंट कराऊंगा। चलो बेटा आ जाते हैं। हमने काफी सारे डिस्कशन कर ली है बेटा। लास्ट क्लास हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल बताई थी, हमने टाइप्स ऑफ शेयर बताते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी में यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस क्या होता है वो भी बताया। फिर मैंने 3 सेक्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने क्या बताया, चार्टर डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ द पावर। ये फाउंडेशन होता है जिसमें कंपनी बिल्ट होती है। ये कंटेन करता है ऑब्जेक्ट यानी पर्पस और स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो, और अगर चले जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये आज पढ़ाऊंगा। फिर मैंने बताया ये डिफाइन करता है कंपनी के पावर्स एंड एक्टिविटीज जिसमें कंपनी एंगेज हो सकती है। इसके साथ साथ लिमिटेशन लगाता है कि किन एक्टिविटीज में कंपनी एंगेज नहीं हो सकती, तो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, दोनों चीजें बता रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन 399 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलता है भैया मेमोरेंडम और आर्टिकल जो दोनों है ना, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, एक मतलब जनरल पब्लिक को अवेलेबल है, इजीली आप ले सकते हो कभी भी। तो हम एक प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि अगर कभी भी कोई थर्ड पार्टी कंपनी से डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, डेट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उसने एमओए और एओए की नॉलेज ले ली है, और सिर्फ पढ़ा नहीं है, पढ़कर उसे समझकर उसे पता है कि कंपनी की क्या पावर रखती है और कंपनी क्या लिमिटेशन है। इसे बोलते हैं बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये मैं आज पढ़ाऊंगा आपको ये भी। तो आज हम 2 डॉक्ट्रिन जो करने वाले हैं, एक कॉर्पोरेट वेल पहले कराई थी सुपर इंपॉर्टेंट, आज कराऊंगा 2, अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और इंडोर मैनेजमेंट बाद में करेंगे। ये दोनों आपस में ना रिजेंबलिंग है, एक साथ चलती है। फिर एमओए का जो वो है शेड्यूल 1 में इसके सारे फॉर्मेट डिफाइन है। तो आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है वो डिपेंड करता है आपको कौन सा कैटेगरी में आप आ रहे हो। और कंटेंट की बात करूं, इसमें नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। इसके अलावा एमओए को प्रिंट कराना, डिवाइड करना इनटू पैराग्राफ, नंबर करना, साइन करना, इतनी 7 मेंबर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और विटनेस भी चाहिए। माइनर कभी भी एमओए में सब्सक्राइबर नहीं बन सकता, ये मैंने आपको बताया था। उसका गार्जियन बन सकता है शेयर होल्डर और सब्सक्राइबर, लेकिन वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बनेगा, है ना, फिर वही रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल होगा उसके लिए। तो मेरे हिसाब से बेटा हमने एमओए की पूरी बातचीत कर ली है, खत्म। अब मैं जल्दी से एओए के बारे में आपको बताना चालू कर रहा हूं। अब एओए में आप हेडिंग डालो बेटा, सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हेडिंग डालना बेटा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बेटा देखो सुनो, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं बेटा, जो हेरारकी है ना, यहां पे हेरारकी को आप समझिए। सबसे नीचे आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, ये डॉक्यूमेंट सबसे छोटा डॉक्यूमेंट है। इसका सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है विच इज कॉल्ड एमओए, और इसके भी सुपीरियर होता है कंपनीज एक्ट 2013। ये हेरारकी है इसमें। मतलब जो एओए होता है ना, अब मैं डिफरेंस पूरा लिखाऊंगा वैसे, बट मैं बता रहा हूं एओए जो होता है बेटा, एओए में आप कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हो। एओए में आप कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इंटरनल मैटर्स है ना, इंटरनल मैटर्स कैसे चलेंगे वो ये बताता है। एमओए बात करता है एक्सटर्नल मैटर्स की, कि आप बाहर वाले लोगों से क्या डील कर सकते हो क्या नहीं। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल मैटर्स के लिए होता है, आउटसाइडर्स के लिए। और एओए क्या होता है, आपके अपने इंटरनल मेंबर्स एंड इंटरनल मैटर्स के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब मैंने आपको पहले बताया था शेड्यूल 1 जो है उसमें फॉर्मेट दिए टेबल ए बी सी डी ई, ये कहां, ये किस लिए, एमओए के लिए। सेम ऐसे ही एफ से लेके 5 टेबल जो है, एफ जी जो भी है, वो सारे क्या है, एओए के लिए। अब एओए में जब आप फॉर्मेट बनाओगे, कोई भी फॉर्मेट बनाओगे, उसमें ना बेटा बहुत सारे पॉइंट होते हैं।
पॉइंट कैसे होता है, पॉइंट सारे होते हैं इंटरनल। जैसे डायरेक्टर्स की आपस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी शेयर जो है वो कैसे इशू करेगी इंटरनली, बोनस किसको देगी, राइट शेयर किसको देगी, जो भी इंटरनल अफेयर्स है ना कंपनी के अंदर के मैटर, वो एओ में प्रेजेंट होते हैं। तो एओ डिफाइंस ऑल इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। एमओए जो होता है वो होता है एक्सटर्नल मैटर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए। क्लियर है। और जब भी एमओए और एओए में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मान लो कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, एमओए को। इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, एमओए को। अगर एमओए और कंपनीज एक्ट में वो होगा तो कंपनीज एक्ट को। क्लियर है। तो याद रखना एओए जो है वो इंटरनल मैटर्स के लिए होता है। अभी ना धीरे 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 करके आपको चीजें समझ आएगी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले आप लिखना चालू करो बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और इसके बारे में लिखेंगे भाई फटफट से पॉइंट में। तो आप पहला पॉइंट नंबर 1 डालो, बहुत सिंपल है। सर पेपर में भी इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं? हाँ जी, पॉइंट्स में ही लिखना है, लिख सकते नहीं, पॉइंट्स में ही लिखना है। ठीक है, भर भर के पैराग्राफ कभी नहीं लिखने, केस स्टडी में थोड़ा लिख दो, पर जब भी क्वेश्चन आए हमेशा प्रेफर करिए पॉइंट्स में आंसर लिखिए आप। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर its rules and regulations AOA of a company are its rules and regulation, comma, which are framed to manage its internal affairs. To manage its internal affairs. ठीक है बेटा, इंटरनल अफेयर को मैनेज करता है। एमओए क्या है, एमओए जो है वो चार्टर डॉक्यूमेंट है, उसमें कंपनी की बाहर की बातें भी होंगी जो एक्सटर्नल वर्ड, आउटसाइडर वर्ड से रिलेटेड है। नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, किससे वो बाहर डील करेगी। लेकिन यहाँ पे कोई आउटसाइड मैटर नहीं होता, यहाँ पे सारे इंटरनल मैटर्स होते हैं। ठीक है, कि डायरेक्टर कितने होंगे, डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड द कंपनी, बोनस शेयर कैसे इशू होगा, राइट शेयर कैसे इशू होगा, ये सारे इंटरनल मैटर है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखना, द AOA play a part subsidiary to MOA, full stop। बेटा AOA क्या है, AOA एक तरह का MOA का सब्सिडरी, एक छोटा रूप है। वो एक्सटर्नल अफेयर बताएगा और ये इंटरनल अफेयर्स बताएगा। पॉइंट नंबर 3 लिखना, they accept the MOA as the चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये लास्ट क्लास भी बताया था मैंने आपको बेटा, एमओए जो होता है वो चार्टर मतलब लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए। तो द एमओए को हम एक्सेप्ट करते हैं चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड सो एक्सेप्टिंग इट द एओए proceed to define the duties, comma, the rights and powers of the governing body as between themselves and the company। एमओए को हम एक्सेप्ट करते हैं एज द चार्टर्ड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन। और एओए क्या बताता है, एओए
ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर बताता है किसकी, आपस में जो डायरेक्टर्स है उनकी, और डायरेक्टर्स की टुवर्ड्स दी कंपनी। ठीक है, तो ध्यान से समझना डिफरेंस। एमओए पावर एंड लिमिटेशन बताता है कंपनी की आउटसाइडर्स के लिए, एओए बताता है कि पावर एंड ड्यूटीज डायरेक्टर की आपस में और डायरेक्टर की टुवर्ड्स दी कंपनी, ये एओए बताता है। क्या भाई? भाई मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो एमओए है, एमओए में हम पावर्स एंड ड्यूटीज बताते हैं जो कंपनी की है टुवर्ड्स आउटसाइडर, कि कंपनी बाहरी दुनिया में क्या बिजनेस में एंगेज हो सकती है, क्या में नहीं हो सकती। लेकिन जो एओए है वो भी पावर एंड ड्यूटीज बताता है, लेकिन वो बताता है जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी आपस में और डायरेक्टर्स की टुवर्ड्स दी कंपनी, ये एओए बताता है। आगे बोला नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखना बेटा, पॉइंट नंबर 4। AOA of a company is a business document, comma, hence it has to be constructed strictly, full stop, ऐसे ही आगे, it creates certain rights and obligation between the member and the company। एओ एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, इसे बनाना स्ट्रिक्टली बनाना है सही से, ऐसे नहीं कि कोई भी, इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट है, शेड्यूल 1 में बताया है, ऐसे नहीं कि इंटरनल डॉक्यूमेंट है तो कैसे भी बना दो। भाई टेबल दिए ना, ई के बाद एफ जी एच आई वो वाले, उनसे बनाना है। और ये क्रिएट करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन मेंबर एंड दी कंपनी, ये मेंबर और कंपनी के बीच में पावर एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा एओए में, लास्ट पॉइंट लिखेंगे एओए के इंट्रोडक्शन में, पॉइंट नंबर 5। ऑडिटर शुड स्टडी, जो भी कंपनी की ऑडिट करने आएगा कि कंपनी के अंदर सब सही चल रहा है नहीं, उसे बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर शुड स्टडी देम एंड while doing so he should note the provision therein in respect of relevant matters। ऑडिटर को जब वो ऑडिट करने आएगा तो उन्हें स्टडी करना है देम का मतलब क्या है बेटा, दोनों डॉक्यूमेंट। कौन से दोनों बेटा, एमओए भी एंड एओए भी। तो हर एक ऑडिटर को कंपनी की ऑडिट करने से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना है, एंड वाइल सो ही शुड नोट द प्रोविजन देयरइन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलेवेंट मैटर। और अगर कोई भी उसे लगता है कमी वमी तो वो उस रेलेवेंट मैटर से रिलेटेड नोट दे सकता है। या आप ऑडिट में पढ़ोगे, नोट देना मतलब वो ऑडिट रिपोर्ट में बता सकता है कि भाई यहाँ पे एओए सही नहीं बना या एमओए सही नहीं बना, जो भी। तो ये बेटा आपका एमओए का पूरा मैटर हो गया। क्रक्स में मनप्रीत भाई आप इतना समझो, एमओए इज ऐसा डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट जो राइट्स, ड्यूटीज, पावर, लिमिटेशन बताता है कंपनी की आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। एओए जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल अफेयर्स, तो ये आपका एओए होता है। डन। एमओए भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एओए भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई थर्ड पार्टी एमओए एओए से
कंपनी से डील करेगी तो उसे एमओए एओए की नॉलेज होना क्या है, प्रिज्यूम्ड है, और इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। प्रिज्यूम्ड है कि भाई आपने पढ़ा होगा, आपको नॉलेज है, तभी आप कंपनी से डील कर रहे हो। आपको इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताए, आपको एक्सटर्नल पावर्स के बारे में बताए, हर चीज का आपको नॉलेज है। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अभी और चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट पहले हम एक काम करते हैं बेटा, हम जो है एक डिफरेंस बनाते हैं। तो अब डिफरेंस बनाएंगे, हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली एमओए के डिफरेंस से। कॉलम वही करेंगे बेटा जो बचपन से सिखाया है, पहला बेसिस का कॉलम, फिर बनेगा एमओए, और फिर बनेगा एओए। बेसिस, एमओए, एओए। करे भैया चालू इसे। अब देखो भैया, सबसे पहले बेसिस में नंबर 1 लिखेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव। पहले लिखो ऑब्जेक्टिव्स, इसमें लिखना एमओए डिफाइंस एंड डिलिमिट्स। वर्ड देखो ध्यान से, एमओए डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मनप्रीत भाई क्या बोल रहा है? कह रहा है एमओए डिफाइन एंड डिलिमिट्स। इसका मतलब क्या है? वो पावर और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है कि ये काम कर सकते हैं, और अगर उसने बता दिया कि ये काम कर सकते हैं तो वो डिलिमिट भी तो कर रहा है कि इसके अलावा बाकी काम। तो एमओए जो है वो पावर और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन भी करता है और डिलिमिट भी करता है कंपनी के लिए। लेकिन एओए जो है, एओए में लिखना बेटा, एओए lays down the rules and regulation for the internal management of the company. AOA lays down the rules and regulation for the internal management of the company. डिफरेंस नंबर 2 लिखना बेटा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में लिखेंगे एमओए defines the relationship of the company. MOA defines the relationship of the company with the outside world. बेटा एमओए कंपनी का रिलेशनशिप बताता है किसके साथ? आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। लेकिन यहां पे लिखना बेटा AOA defines the relationship, AOA defines the relationship between the company and its member. AOA कंपनी का रिलेशनशिप बताता है मेंबर्स के साथ उसके, इंटरनल मैटर है ना। तो भाई यहां पे पावर एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन डिलिमिट करता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन में होता है इंटरनल मैनेजमेंट पे। ये रिलेशनशिप बताता है कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, वो बताता है कंपनी का उसके मेंबर के साथ। थर्ड लिखना बेटा, थर्ड लिखना, थर्ड इज सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको ना अभी थोड़ा टाइम में अपने आप समझ आ जाएगा। पॉइंट है ऑल्टरेशन। बेटा ऑल्टरेशन मतलब याद है आपको, मैंने बताया था क्या होता है? चेंजेस करना। अब सुनो, इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे ऑल्टरेशन दोनों में पॉसिबल है, एमओए में भी और एओए में भी। सर दोनों अल्टर हो जाएंगे? हाँ जी बेटा, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ ऐड करना है, लेस करना है, हो जाएगा। अगर आपको एओए के अंदर डायरेक्टर की ड्यूटी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेंज करना है, हो जाएगा। लेकिन तरीका क्या है? एमओए को ऑल्टर करने के लिए हमें यूज करना होता है सेक्शन नंबर 13। एमओए में कौन सा सेक्शन लगता है बेटा? सेक्शन 13। एओए में लगता है बेटा सेक्शन 14।
और सेक्शन 30 सेक्शन 40। और दोनों ही केस में अगर आपको एमओए को ऑल्टर करना है, आपको पास करना होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना होता है बेटा? सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं बेटा, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। एसआर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों में क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर आपको एओए या एमओए किसी को भी ऑल्टर करना है, तो यहां पे एमओए को ऑल्टर करने का कौन सा सेक्शन है? 30। यहां पे कौन सा सेक्शन? और दोनों ही सिनारियों में आप एमओए एओए को ऑल्टर कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बाय पासिंग अ, सर व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? 2 मिनट में बताऊंगा। बस एक चीज याद रखना बेटा, एक बात बताओ, दोनों में से पावरफुल डॉक्यूमेंट कौन सा है? एमओए। तो क्या आपको लगता है एमओए को ऑल्टर करने के लिए हमें एसआर के साथ कुछ थोड़ी और भी चीजें करनी चाहिए? यार एमओए को ऑल्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए ना, वो पावरफुल है। एओए में तो सीधा एसआर पास कर दिया, खत्म। एमओए में ना, पता क्या बोलता है, इसके साथ साथ आपको ना कई बार एमओए के ऑल्टरेशन में एसआर तो पास करना होता है, साथ ही साथ कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी होती है। जैसे जैसे अदर रिक्वायरमेंट में से क्या है बेटा? आपको ना एनसीएलटी का अप्रूवल लेना होता है। एनसीएलटी पता है आपको क्या होता है? एनसीएलटी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इंटरमीडिएट में आप ये इतना सुनोगे, इतना सुनोगे, इतना सुनोगे। जैसे हाई कोर्ट, पता है क्या होता है हाई कोर्ट? क्या होता है हाई कोर्ट? जहां पे क्राइम व्राइम कुछ भी मैटर हो गया तो केस जाता है। कंपनीज के जितने भी मैटर होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो जाते हैं एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट फॉर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। जब कंपनी की लड़ाई झगड़े होंगे तो हम हाई कोर्ट पे थोड़ी जाएंगे, उसमें तो ऑलरेडी इतना प्रेशर है ना केसेस का, क्रिमिनल केसेस का। तो वो कंपनी के डिस्प्यूट थोड़ी समझाएगा। तो कंपनी के जो डिस्प्यूट होता है उनका जो कोर्ट होता है उसे बोलते हैं एनसीएलटी। इट इज अ हाई कोर्ट फॉर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। तो यहां पे ना जब भी आप एमओए को ऑल्टर करोगे, एसआर तो पास करना है, इसके साथ साथ आपको एनसीएलटी यानी ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी लेना पड़ सकता है। और भी चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से क्लॉज को ऑल्टर कर रहे हो। 6 क्लॉज थे ना, कौन से क्लॉज को ऑल्टर कर रहे हो उसमें डिपेंड करता है। समझ आई बात? तो सर हाँ जैसे हर एक स्टेट में उसका खुद का हाई कोर्ट होता है, तो हाँ, हर एक state एनसीएलटी, में हाँ जी जी बिल्कुल। और जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉमन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट होता है एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। वो होता है सुपीरियर बॉडी। तो एनसीएलटी में अगर मान लो आपका कॉर्पोरेट डिस्प्यूट आप हार गए और आपको उसकी सुपीरियर बॉडी पे दोबारा से केस लगाना है, तो हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो ना, वैसे ही एनसीएलटी का सुपीरियर बॉडी होता है एनसीएलटी। ये आप इंटरमीडिएट में सब पढ़ोगे, इसका पूरा सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, प्रॉपर इसका सारे फंक्शन जो भी होता है वो सब बढ़ाया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये रफली में आप लिख लेना। और ये एसआर क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी, ये है आपके सिलेबस में। मतलब सिलेबस में ऐसे आएगा तो नहीं पूछा है, बट नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छी। अच्छा, ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो यहां पे लिखना एमओए के केस में लिखो। मनप्रीत, एमओए के केस में बेटा ऑल्ट्रेशन करना इजी होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो लिखिए बेटा एमओए के ऑल्ट्रेशन में, एमओए कैन बी ऑल्टर्ड। पहला क्या करना पड़ेगा? कह रहा है ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अभी मैं इसकी पूरी बातचीत करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना ऑल्ट्रेशन की। MOE can be altered only under certain circumstances and in the manner provided in the act. Provided in the act. बेटा मैंने बता दिया है एक्ट में क्या दिया है। एक्ट में दिया है सेक्शन नंबर 13। एक्ट में एमओए के ऑल्टरेशन के लिए क्या दिया है? सेक्शन नंबर 13 बताया ना। और क्या बोला था कि क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ कुछ जगह पे ट्रिब्यूनल एंड रीजनल डायरेक्टर से आपको वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब रीजनल डायरेक्टर क्या होता है ये भी सुन लो। क्या आपको याद है बेटा, मैंने आपको बताया था आरओसी होता है जहां पे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो, उसका हेड होता है रीजनल डायरेक्टर। और रीजनल डायरेक्टर का हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये वो है कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे नीचे कौन है? आरओसी। आरओसी के ऊपर कौन है? रीजनल डायरेक्टर आरडी। और रीजनल डायरेक्टर से ऊपर जो है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और जो एनसीएलटी है वो तो जजमेंट है, वो तो कोर्ट है। ठीक है, तो ये अलग है वो अलग है। तो वो कह रहा है कि यहां पे आपको ऑल्ट्रेशन के लिए सर्टेन सर्कमस्टांसेस और मैनर में करना पड़ेगा जैसा बताया सेक्शन 13 में। इसके साथ ही लिख लेना इन मोस्ट केसेस, इसे आगे लिखो, इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ
रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। बेटा ये समझ आया? लेकिन कंपैरेटिवली एमओए को ऑल्टर करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। इसमें लिखो द एओए कैन बी ऑल्टर्ड simply by passing a special resolution of the shareholder. Special resolution of the shareholder. ठीक है? वैसे यहां पे भी एसआर पास करना होता है, लेकिन यहां पे और भी मैनर है जो प्रिस्क्राइब है, वो पूरा फॉलो करना पड़ता है। यहां पे सिर्फ एसआर पास करके एओए ऑल्टर हो जाता है, जो आपको करना है। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? तो पहला, ये पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन और डिलिमिट करता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है इंटरनल अफेयर के। रिलेशनशिप ये बताता है कंपनी का रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड से, वो बताता है कंपनी का रिलेशनशिप मेंबर से। एओए को ऑल्टर करना इज क्वाइट थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि एओए ऑल्टरेशन के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? एओ ऑल्टरेशन के लिए आपको सेक्शन 13 को कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको एसआर पास करना पड़ेगा। रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी चाहिए होता है कुछ केस में। लेकिन एओए के केस में इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द शेयर होल्डर। एंड व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अगेन फोर्थ पॉइंट भी आपको बिल्कुल अभी नहीं समझना, टेंशन मत लेना। फोर्थ पॉइंट में आपको जब आपका कॉन्सेप्ट आएगा ना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अपने आप समझा दूंगा, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। बस अभी आप लिख लो अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स याद है आपको? एक्ट बियॉन्ड दी पावर। तो एमओए और एओए में, मान लो एमओए में कोई काम लिखा हुआ है कि भाई मनप्रीत लिमिटेड जो है वो भाई समोसे का बिजनेस करेगी, समोसे बनाएगी, और बेटा ये जो है ये बनाने लग गया शूज। तो मनप्रीत भाई आपने ऑब्जेक्ट क्लोज में एमओए के बियॉन्ड द पावर काम कर दिया, तो आप बोलोगे ये क्या है? ये एक्ट है अल्ट्रा वायरस एमओए। एक्ट है अल्ट्रा वायरस एमओए, एमओए का अल्ट्रा वायरस है। अच्छा, अगर एओए में इंटरनल बातें लिखी होती है, तो एओए के अंदर लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टर जो है उसकी पावर है ये वाली। अब उसने अपनी पावर ये के साथ साथ एक और पावर परफॉर्म कर दी, तो उसने एओए के बियॉन्ड जाके काम करा, तो हम इसे बोलेंगे ये एक्ट है अल्ट्रा वायरस दी एओए। तो जब आप एमओए के बियॉन्ड जाके काम करते हो तो आपने एमओए का अल्ट्रा वायरस एक्ट करा है, और एओए का अल्ट्रा वायरस एक्ट जब आप एओए के बियॉन्ड जा रहे हो। दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? एमओए। वो एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है ना। अगर आपने एमओए के अल्ट्रा वायरस कोई काम कर दिया बेटा, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। सर अगर सारे शेयर होल्डर भी परमिशन दे दे तब भी नहीं ठीक कर सकते। अभी मैं बताऊंगा अल्ट्रा वायरस में आगे जाके। लेकिन एओए के अगर आपने अल्ट्रा वायरस काम कर दिया ना कोई एओए के, तो उसे ना वापस से ठीक कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर परमिशन दे दे। ये पॉइंट है, तो आगे जाके मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा लिख लो बस, और लिख के छोड़ दो, आगे आपको खुद समझ आ जाएगा। अल्ट्रा वायरस पहले बता रहा हूं, अल्ट्रा वायरस एमओए, तो लिखो एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एमओए आर अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड। जो भी एमओए के अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड होंगे वो अल्ट्रा वायर्स होंगे, और वो क्या होंगे? वॉइड। फुल स्टॉप। आगे लिखना दीज कैन नॉट बी रेटिफाइड। बेटा याद है आपको रेटिफाइड? माइनर में पढ़ाया था, माइनर रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, बैक डेट से ठीक नहीं कर सकता, है ना। दीज कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस कंसेंट पता है क्या होता है? 100%। इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल दी शेयर होल्डर। मतलब अगर किसी कंपनी ने एमओए के बियॉन्ड अल्ट्रा वायर्स करा है तो वो वॉइड है, और अगर सारे मेंबर भी चाहे तो उसको बाद में रेटिफाई नहीं कर सकते। ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा अल्ट्रा वायर्स में। लेकिन एओए में भी क्या सर ऐसा होता है? नहीं बेटा, एओए में ना हमने थोड़ी सी छूट दे रखी है। इसमें लिखना द एक्ट्स अल्ट्रा वायर्स दी एओए, सॉरी
यूनानिमस, यूनानिमस, UNANIMOUS, यूनानिमस. The act ultraviolet the AOA can be ratified. ओहो, इसे रेटिफाई कर सकते हैं बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ओहो, अच्छा, मतलब एमओए को अल्टर करने के लिए भी एसआर चाहिए. और अगर एमओए के बाहर जाके हमने कोई काम कर दिया, लेकिन अब आपको लगता है नहीं यार इसको ठीक करना है, तो अगर शेयर होल्डर एसआर पास कर दे, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो रेटिफाई हो जाएगा. मतलब वो पावर के बियॉन्ड था, लेकिन अब वो ठीक हो जाएगा. The act ultraviolet the AOA can be ratified by a special resolution of the shareholder, comma, provided that they are not beyond the MOA. बस बेटा किसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब एमओए के इंट्रा वायरस होना चाहिए. एमओए के क्या होना चाहिए? इंट्रा वायरस. क्या वर्ड हो गया? अल्ट्रा वायरस होता है पावर के बाहर, तो इंट्रा वायरस. तो मतलब कोई ऐसा एक्ट है जो एमओए के इंट्रा वायरस है लेकिन एओए के अल्ट्रा वायरस है, तो क्या मैं उसे रेटिफाई कर सकता हूं? यस. लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जो एमओए के अल्ट्रा वायरस चला गया, तो एमओए के इंट्रा वायरस है तब तक ठीक है. एमओए से जहां अल्ट्रा वायरस गया भैया, वहां पे आप रेटिफाई नहीं कर सकते, चाहे आप यूनानिमस कंसेंट भी ले लो, फिर भी नहीं कर सकते. चलो मेरे को बाद में समझाना था, बट आई होप आपको पहले ही समझ आ गया थोड़ा. ठीक है, तो यहां पे बेटा मैंने क्या बताया, पहले मैंने आज आपको एओए का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, इंटरनल वाला मैटर संभालता है. फिर मैंने आपको एमओए और एओए का 4 नंबर में 4 डिफरेंसेस दे दिए. अब इसके बाद आप आइए बेटा, आपको याद है बेटा एमओए में सेक्शन नंबर 4 ने ये बताया था सारी टेबल, तो ऐसे ही बेटा सेक्शन 5 भी बताता है. लेकिन सेक्शन 5 क्या बताता है? सेक्शन 5 थोड़ी ज्यादा बातें बताता है. लिखो बेटी, अगली हेडिंग डालना एक लाइन छोड़ के. आर्टिकल ही चल रहा है अभी. कंटेंट ऑफ एओए. बेटा ये बता रहा है कंटेंट ऑफ एओए. सेक्शन 5 कंटेंट ऑफ एओए. सबसे पहले क्या क्या बताता है एओए? सबसे पहले कंटेन्स regulations for मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. बेटा एओए में क्या लिखा होता है? सबसे पहले क्या लिखा होता है? कंटेन रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इंटरनल मैनेजमेंट. सेकंड लिखो बेटा, क्या कंटेंट होता है इसमें? क्या भाई? टेबल वो भी इसी में आता है, रुक जा, सब लिखो, वो भी आता है इसमें. कंटेन अदर मैटर्स as are prescribed by rules. बेटा रूल्स कौन से? कंपनी रूल्स की बात कर रहा है. तो आपको एओए में इंटरनल रेगुलेशंस बताने हैं, मैनेजमेंट. दूसरा आपको अदर मैटर बताने हैं जो रूल में लिखे होंगे. रूल कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है रूल्स. एक्ट पार्लियामेंट बताता है, रूल्स कंपनी रूल कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एओए में कोई अदर मैटर लिखने को बोला है, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा. अब यहां से जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है बेटा, वही तो मजेदार है. इंटरमीडिएट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको अभी भी बताऊंगा. ऑल्दो आपको इतना ज्यादा नहीं याद रखना, पेपर में इंपॉर्टेंट है कुछ जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लेकिन इंटर में बहुत डिटेल में है. अभी मैं थोड़ा ही बताऊंगा. कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट. ये नया वर्ड है बेटा, एंट्रेंचमेंट. अंडरलाइन करके कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी इंपॉर्टेंट है, छोटे मार्क्स में आ सकता है. इंटरमीडिएट में तो 4 से 6 नंबर का भी पूछ लेते हैं वो. एओए में एंट्रेंचमेंट भी होती है. क्या होती है? एंट्रेंचमेंट. अच्छा जी, ये क्या होता है सर, देखेंगे. इसके अलावा मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट. अच्छा, आप चाहो तो एंट्रेंचमेंट कर सकते हो. आप चाहो, अगर एंट्रेंचमेंट नहीं है और अब आपको एंट्रेंचमेंट अब डालनी है, तो किस मैनर में डालोगे वो भी एओए में लिखा होगा, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट. और लास्ट, जब भी आप एंट्रेंचमेंट डालोगे तो नोटिस टू
रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, सॉरी सर यही होता है क्या? इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। एंट्रेंचमेंट का क्या है, एंट्रेंचमेंट कैसे डालेंगे, एंट्रेंचमेंट का नोटिस। और लास्ट बेटा एक और पॉइंट विच इज, इसमें फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल भी दिया जाता है। मतलब बेटा मतलब टेबल से, टेबल कौन सा? एफ जी एच आई एंड जे इन शेड्यूल 1। जो क्या बताते हैं मनमीत भाई? क्या मतलब रोल्स कैसे? जो फॉर्मेट है, एओए किस फॉर्मेट में बनेगा, तो वो टेबल एफ जी एच आई एंड जे इन शेड्यूल 1 बताएगा। वही रूल वही है, एफ बनाएगा लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर अगला लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिट अनलिमिटेड विद हैविंग शेयर। वही 5 जो वहां थे वो सेम यहां होते। ठीक है, ये पूरा सेक्शन 5 में। बस अब एक भसड़ आ गई है, एक भसड़। सर ये इंट्रेंचमेंट क्या होता है बेटा, इसे इंपॉर्टेंट करके स्टार बना लेना प्लीज। अब मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना। लेकिन इंट्रेंचमेंट समझाने से पहले मुझे आपको काफी सारी बातें कुछ बतानी पड़ेगी। अब आपको ना कुछ भी अभी कुछ भी नोट नहीं करना और पूरा फोकस आपको यहां पे रखना है, मेरी बातों में पूरा फोकस यहां पे रखना है, कुछ भी नोट नहीं करना, एकदम फोकस से देखना। अब देखो इंट्रेंचमेंट करवा रहा हूं, लिखवाऊंगा सब, लेकिन अब ये सारा पहले रफली बता रहा हूं और फिर हम इसे नोट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं इंट्रेंचमेंट से पहले कुछ बातें बता रहा हूं। डिसीजन मेकिंग बाय द कंपनी। बेटा जब कंपनी को किसी भी मैटर में, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसे कैसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है? उसके दो तरीके होते हैं। अगर आज कंपनी को कुछ भी डिसाइड करना है ना, तो उसके कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। दो तरीके क्या होते हैं बेटा? पहला तरीका होता है कि आप डिसाइड करवाओ मेंबर ऑफ कंपनी से, या दूसरा तरीका होता है बेटा आप डिसाइड कराओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। आपको याद है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? जो डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट में कितने होते हैं? मिनिमम 2, और पब्लिक में मिनिमम 3। मिनिमम चाहिए 3, मेंबर नहीं बेटा, मेंबर थे 7, डायरेक्टर तो 3 थे। तो यहां पे अगर कंपनी को कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? या तो कंपनी के मेंबर करेंगे या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अच्छा सर, बेटा जब कंपनी के मेंबर डिसाइड करते हैं तो उसके लिए बुलाई जाती है जनरल मीटिंग। क्या बुलाई जाती है बेटा? तो जनरल मीटिंग होती है मीटिंग ऑफ मेंबर, मीटिंग ऑफ मेंबर। क्लियर है? और यहां पे जनरल मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? ये मेंबर्स की मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग होती है? और ये मीटिंग दो टाइप की होती है, ये होती है एजीएम और ईजीएम। बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये इसके बिना इंट्रेंचमेंट समझ नहीं आएगा। जब कंपनी मेंबर की, जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो दो टाइप से, या तो आप मेंबर से कर लो या आप डायरेक्टर से कर लो। बेटा मेंबर ऑफ द कंपनी की जब आपको डिसीजन मेकिंग मेंबर से करवानी है तो आपको क्या बुलानी पड़ती है? ये मेंबर्स की मीटिंग होती है। और ये दो टाइप की होती है, एजीएम ईजीएम। एजीएम होती है साल में एक बार। ये कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको एक बार साल में एजीएम करवाना जरूरी है। इसकी एक लिमिटेड डेट भी होती है कि इस डेट से पहले 30th सितंबर इज द डेट, कि भाई 30 सितंबर से पहले पहले हर कंपनी को इंडिया में अपनी एजीएम करवानी है। उसमें करोड़ों शेयर होल्डर है, उसमें से मान लो जितने भी आए, और उनसे डिसीजन लेना कि भाई देखो हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, फिर आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट? तो यहां पे एजीएम होती है। लेकिन मान ले पूरे साल में एक बार एजीएम होती है 30 सितंबर से पहले। अब मान ले हमने एजीएम कर ली फरवरी में, 30 सितंबर से पहले कभी कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे गए तो हमें ना एक और बारी, हमें लगा यार हमें ना एक और डिसीजन मेकिंग लेनी है जिसमें मेंबर चाहिए, तो हमें दोबारा जनरल मीटिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन एजीएम तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होती है। तो जब आप एक बार एजीएम कर चुके हो, उसके बाद आपको दोबारा से मेंबर की मीटिंग बुलानी है, तो हम उसे एजीएम नाम नहीं देते, हम क्या बोलते हैं? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसे क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये साल में एक बार होती है 30 सितंबर से पहले पहले। और ये एक एजीएम करवाने के बाद आप जितनी बार बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार बुलाओ तो वो ईजीएम होगी, कोई दिक्कत।
सर अब बात आती है कि ये ना डिसीजन किससे रिलेटेड लेते हैं बेटा, जो मेंबर वाली जो जनरल मीटिंग होती है ना, जनरल मीटिंग में ये वो डिसीजन लेते हैं, ये वो डिसीजन लेते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 और एओए, इन दोनों से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आप कहां लेते हो बेटा, वो मेंबर लेते हैं। आर्टिकल में क्या करना है या कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई भी, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जनरल मीटिंग में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, एग्जांपल देता हूं, आपका पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। जैसे बेटा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, कंपनीज एक्ट में बताया गया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ये जो बीओडी में डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कौन डायरेक्टर बनेगा, वो कहां डिसाइड होता है, जनरल मीटिंग में। कौन डिसाइड करता है, मेंबर। अबे कौन डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर थोड़ी डिसाइड करेंगे, मेंबर डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, आप जब ऑडिट पढ़ोगे ना या लॉ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो भी कंपनीज एक्ट ने बताया। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब अलग अलग कंपनी में डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मेंबर करते हैं। कौन करते हैं, मेंबर ऑफ द कंपनी। तो जो मेंबर है वो बताता है कि भाई हमारा ऑडिटर कौन बनेगा, वो कहां बताते हैं, वो भी जनरल मीटिंग में बनाते हैं। इसके अलावा डिविडेंड डिक्लेरेशन, इस साल कंपनी मेंबर्स को कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वो भी कहां डिसाइड होता है बेटा, वो भी कहां डिसाइड होता है, जनरल मीटिंग में। इसके अलावा कोई भी एमओए एंड एओए का ऑल्टरेशन है, एमओए एंड एओए का ऑल्टरेशन है, वो भी कहां डिसाइड होता है बेटा, जनरल मीटिंग में। तो कंपनीज एक्ट और एओए से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो जनरली यहां पे डिसाइड होती है। और जितने भी रिमेनिंग डिसीजन है, उन दोनों के अलावा जितने भी क्या है बेटा, रिमेनिंग डिसीजन है, वो सारे कौन करते हैं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लो एक रूल होता है कि भाई आप जो है यहां पे ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, वो मेंबर ऑफ द कंपनी करेंगे, लेकिन कभी कभार बीओडी भी कर देते, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है। बट पॉइंट क्या है, ये जो बेसिक डिसीजन है, ये वाले इधर जो लिखवाए हुए कंपनीज एक्ट और एओएमओए के, ये सारे कौन लेते हैं, मेंबर लेते हैं। कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। और इसके अलावा बाकी सारे डिसीजन कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग लेते हैं बेटा उसे बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग। पहले बताइए कोई दिक्कत, अभी इंट्रेंचमेंट समझने के लिए सारी चीजें बेटा पता होना जरूरी है। ठीक है, मनवीर भाई क्लियर है। अब आगे बढ़े बेटा, आप देखो जो मेंबर की जनरल मीटिंग होती है ना, वहां पे डिसीजन कौन लेता है, मेंबर लेते हैं। अब वहां पे डिसीजन लेने के लिए मेंबर को के पास दो ऑप्शन होते हैं, दो रास्ते। ये मेंबर, ये जनरल मीटिंग में बोल रहा हूं, जनरल मीटिंग में दो तरीके से होता है काम। या तो एक तरीका होता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक तरीका क्या होता है बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक तरीका होता है बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर कहां पे एसआर पास करना है, कहां पे ओआर। बेटा देखो, ये ना कंपनीज एक्ट ने बताया है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था सेक्शन 13 और 14 में क्लियरली लिखा है एमओए का ऑल्टरेशन में क्या पास होगा, एसआर पास होगा। और अगर मैं थोड़ा सिंपली बात करूं ना, तो जो छोटे मैटर होते हैं, छोटे मैटर उनमें ओआर पास हो जाता है। क्या होता है और मैं बताऊंगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दो। जो बड़े मैटर है वो ओआर से नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, एसआर चाहिए। समझ आ रही बात। तो यहां पे बाकी आपको टेंशन ही नहीं, जब आप पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट में हर जगह बताया है कि कौन से डिसीजन में ओआर पास करना है, कौन से डिसीजन में एसआर पास करना है। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी। सर क्या मतलब, अब देखो बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब वोट्स इन फेवर जो है वो होते हैं मोर देन 50%। मतलब मान लो मीटिंग में 100 मेंबर आए, 100 मेंबर ने वोट डाला, इक्विटी शेयर वाले वोट डालेंगे, तो अगर 100 मेंबर वोट डाल रहे हैं और 51% ने यस बोल दिया कि डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, तो क्या पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मोर देन 50% अगर वोट्स इन फेवर आ गए तो क्या होता है, ओआर पास हो जाता है। ठीक है, तो छोटे मैटर्स में आपको 50% की मेजॉरिटी लेनी है, लेकिन एसआर होता है थोड़ा डिफिकल्ट। एसआर पास करना है अगर आपको, तो आपको पता क्या चाहिए, आपको चाहिए जो वोट्स इन फेवर है, वोट्स इन फेवर
वो या तो 75% या फिर क्या हो जाए, मोर। ध्यान रखना, यहां पे बोला है मोर देन 50%। 50% पे ओआर पास 50 से ज्यादा पे होता है, लेकिन एसआर पास करने का तरीका या तो 75 या 75 से, मतलब इसमें आपको इसके अलावा एक होता है यूनानिमस, वो आपको अभी बताया। यूनानिमस मतलब 100%। अगर 100% ही कह रहे भाई हाँ डिविडेंड डिक्लेयर कर दो भाई, ठीक है। तो दो टाइप के रेजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल छोटा सा देखो। एक कंपनी है, उसमें 1000 मेंबर है। कितने मेंबर है बेटा? 1000। इसने आज अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कराई, जिसमें मेंबर प्रेजेंट हुए 500 या मान लो 600। कितने मेंबर प्रेजेंट हुए? 600 मेंबर। अब इस 600 मेंबर में से वोट डालने का राइट था सिर्फ 500 मेंबर के पास। तो 500 मेंबर ने वोट डाला और डिविडेंड डिक्लेरेशन पे बोला कि भाई जो फेवर में थे 251 और जो अगेंस्ट में थे वो थे कितना, 249। अब ध्यान से देखो प्रॉब्लम। अब आपको पता क्या लगेगी, सर मेंबर कितने? 1000 और वोट्स इन फेवर कितने आए? तो ओआर पास होगा या नहीं होगा? बेटा होगा, क्योंकि संदीप भाई मेंबर से कुछ नहीं, प्रेजेंट से कुछ नहीं, जितने वोट डले हैं टोटल वोट में देखना है। 500 वोट है, क्या मोर देन 50% फेवर में है? यस, ओआर पास हो गया। क्या यहाँ पे एसआर पास हुआ है? नहीं। एसआर के लिए आपको या तो 75 या 75 से, अच्छा अगर यहाँ पे 250 होते फेवर में तो ओआर पास होता, क्योंकि हमें मोर देन 50 चाहिए। एसआर में 75 चल जाता है, यहाँ पे 50 नहीं चलता, मोर देन 50। आई होप बेटा आपको समझ आया। क्या बताइए बेटा, समझ आया? पक्की बात, ओआर एसआर दोनों क्लियर है? डन ना? अब नोट करिए आप इसे पहले, फिर मैं इंट्रेंचमेंट बता रहा हूं। दोनों में मतलब ये भी डिपेंड है कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन होगा और कौन हाँ। सा मतलब किस चीज। हाँ, हर जगह पूरे कंपनी एक्ट में हर जगह क्लियरली बताया है कि अगर आपको ये काम करना है तो ओआर पास करोगे, ये काम करना है तो एसआर पास करोगे। जब आप इंटर में पढ़ोगे ना तो आपको पूरे हर चैप्टर में हर एक प्रोविजन बताया होगा, इसको करने के लिए ओआर पास करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए वाला पास करना है। अच्छा, हमने एक जगह जो पढ़ लिया वो सेक्शन 13 और 14। अगर आपको एमओए दोनों को अल्टर करना है तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब जितने भी मेंबर वोट देंगे, अगर 75% या उससे ज्यादा बोल दे कि हाँ चलो एमओए को अल्टर कर लो, ऑब्जेक्ट में समोर के खिलाफ शूज भी डाल दो, तो भाई आप एमओए को अल्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फोटो ले लिया आपने, जल्दी से ले लो। आगे बढ़े, चलो। सर ये बता दिया आपने इंट्रेंचमेंट, तो बताओ अब देखो बेटा इंट्रेंचमेंट सुनो क्या होता है। अगेन अब दोबारा से एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर मैं नोट लिखवाना चालू करूंगा। बेटा मान लीजिए ये मैंने अपना एओए बनाया, ठीक है, ये बनाया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं बेटा, है ना? उसमें से सारे इंटरनल बातें करी होती है, तो उसमें से लेट्स से 7th पॉइंट, ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 7th पॉइंट में लिखा है रोहित सर विल, अरे आप एओए बना रहे हैं बेटा, और एओए के 7th पॉइंट में आप क्या लिख रहे हैं? देखो आपने लिखा रोहित सर विल रिमेन डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड है टिल 2030। ठीक है, आपने इंटरनल मैटर बता दो ना, तो आपने बोला रोहित सर जो है 2030 तक एक्स लिमिटेड के क्या रहेंगे? डायरेक्टर रहेंगे। क्या रहेंगे? डायरेक्टर। ये आपने इंटरनल मैटर 7 पॉइंट में बता दिया, ठीक है। अब ये एओए में एक पॉइंट है, पहले बताओ क्या मैं इसमें एओए को ऑल्टर कर सकता हूं? यस और नो? ऑल्टर कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा सेक्शन लगता था बेटा? वेरी गुड, सेक्शन 14। 13 एमओए का था और 14 एओए का था, और सेक्शन 14 ने बस एक चीज बोली थी कि आपको क्या करना है बेटा। हाँ, आप इसे कर सकते हो
जस्ट बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बेटा कोई दिक्कत? मैंने बताया ना सेक्शन 14 कैसे, मतलब 75% और मोर अगर आपको वोट मिल गए फेवर में कि भाई हाँ हटाओ इसे, नहीं रखना है इसको डायरेक्टर हटाओ, तो हो जाएगा भाई, ऑल्टर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आप एओए में ना एंट्रेंचमेंट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? मैंने लिखा, इसी के नीचे मैंने नोट में लिखा क्या, दिस क्लॉज कैन बी चेंज्ड फॉर change or deleted after taking approval of 95% मेंबर्स। इससे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एंट्रेंचमेंट। सर क्या होता है बेटा? एंट्रेंचमेंट मतलब होता है, एंट्रेंचमेंट मतलब होता है कि सर अपनी तरफ से कुछ कंडीशन लगाना है? अपनी तरफ से कंडीशन ना कंडीशन नहीं लगानी आपको, जो है ना आपको कंडीशन लगानी है, लेकिन वो एंट्रेंचमेंट मतलब होता है मोर स्ट्रिक्ट कंडीशन। क्या मतलब? अगर आपको एओए को ऑल्टर करना है तो आपको नॉर्मली एसआर पास करना होता है। अब कंपनीज एक्ट एक आपको राइट देती है कि ना, अगर मान लो आप चाहते हो कोई क्लॉज को बाद में बदलना आसान ना हो, जैसे भाई ये एक मेजर क्लॉज था कंपनी के लिए कि भाई रोहित सर को ही डायरेक्टर रखना है, तब ग्रोथ होगी कंपनी की, एक मेन क्लॉज है। और जब आप एओए बना रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि बाद में अगर कोई इसे हटाना भी चाहे तो वो चाहकर भी हटा। तो कई बार कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट। तो अगर मैंने इस क्लॉज के नीचे एंट्रेंचमेंट लगा दी और मैंने लिख दिया कि अगर इस क्लॉज को चेंज या डिलीट करना है तो आपको कितना चाहिए, तो अब अगर आपको इस एओए के लिए एसआर ही पास करना है, लेकिन एओए के 7th क्लॉज को अल्टर करना है, तो एंट्रेंचमेंट लगाने से अब आपको जब जनरल मीटिंग होगी तो वोटिंग में से कितने फेवर चाहिए? 98%। एंट्रेंचमेंट मतलब होता है प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगाना। और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? एओए को अल्टर करने के लिए सेक्शन 14 ने क्या बोला था, क्या पास करना है? एसआर। मैं लिख दिया इस क्लॉज को चेंज और डिलीट करने के लिए ओआर भी रिक्वायर्ड है, ओआर भी सफिशिएंट है। क्या ऐसा कर सकता हूं? नहीं। एंट्रेंचमेंट में आप, कंपनी क्या कहता है, आप स्ट्रिक्ट प्रोविजन ही लगा सकते हो, हल्का प्रोविजन नहीं लगाना। बेटा समझो ना, लॉ कह रहा है कि एओए को अल्टर करने के लिए मुझे 75% चाहिए बस। अब अगर आपकी कंपनी पर्सनली चाहती है कि 75 से ज्यादा रखे, तो आप ज्यादा रख लो, 50 थोड़ी रख सकते हो। लॉ ने मिनिमम 75 तो रखा ही है ना। तो एंट्रेंचमेंट में आप नॉर्मल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन उससे नीचे कंडीशन, यार दोबारा रिपीट करो, एंट्रेंचमेंट इज अबाउट मोर स्ट्रिक्ट कंडीशन, हल्की कंडीशन नहीं। अगर कहीं पे आप क्लॉज में बोला है कि ओआर पास करना है और आपने एंट्रेंचमेंट लगा दिया ओआर नहीं एसआर पास करना है, तो क्या परमिटेबल है? यस। लेकिन कहीं पे लिखा है वो एसआर पास करना है, आपने एंट्रेंचमेंट लगा दी एसआर नहीं ओआर से काम चल जाएगा, ये परमिटेड नहीं है, क्योंकि एसआर लगाना स्ट्रिक्ट है, एसआर का ओआर बनाना स्ट्रिक्ट थोड़ी है। ये तो आप लूज दे रहे हो, ढील दे रहे हो भाई। ये होता है एंट्रेंचमेंट। तो एओए में क्या बोला, देखो एओए में क्या बोला, एओए में इंटरनल रेगुलेशन आएंगे, अदर मैटर आएंगे, और क्या आ सकती है? एंट्रेंचमेंट। अच्छा देखो, अब एंट्रेंचमेंट ना, जब आप एओए बना रहे हो, जब आप एओए को बना रहे हो, आप तब एंट्रेंचमेंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने एओए के टाइम पे ही लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो पहला एंट्रेंचमेंट लगा रहा हूं जब आप एओए को क्या कर रहे हो बेटा? प्रिपेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो भाई, मैटर डाल दो, हो जाएगा। सेकंड, आफ्टर एओए इज प्रिपेयर्ड, मतलब एओए बना दिया पूरा, पर हमें लगा यार डायरेक्टर वाले में ना एंट्रेंचमेंट लगानी चाहिए 95% की, तो क्या एओए बनने के बाद एंट्रेंचमेंट लग सकती है? वो कह रहा है यस लग सकती है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो यू विल नीड अ एसआर,
एंट्रेंचमेंट लगाने के लिए क्या चाहिए? एसआर पास। ए को अल्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसआर। एंट्रेंचमेंट लगाने के लिए क्या चाहिए? और आपने यहाँ पे एंट्रेंचमेंट लगाने के लिए आप यहाँ पे कितना रखोगे? यहाँ पे जो मन है, बस नॉर्मल से क्या होना चाहिए? ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो अगर आपको एओए बनने के बाद एंट्रेंचमेंट लगानी है और आप एक पब्लिक कंपनी हो, एसआर पास करके कर दो, मतलब 75% और मोर। और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो यू नीड ऑल मेंबर, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? 100% लोग बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी में हाँ एंट्रेंचमेंट लगाओ, तो ही एंट्रेंचमेंट लग सकती है। एक मेंबर ने भी मना कर दिया, प्राइवेट में एंट्रेंचमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब भी चाहे आपने एंट्रेंचमेंट लगा दी, कैसे? एओए बनते टाइम लगा दी, या एओए बनने के बाद आपने एसआर पास करके सारे मेंबर का पास करके लगा दी, बेटा इस बात का, एंट्रेंचमेंट का आपको आरओसी को मैंडेट देना पड़ेगा। क्या? नोटिस, कि भाई हमने अपने इस क्लॉज में एक ये वाली एंट्रेंचमेंट लगाई है। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा आपको एंट्रेंचमेंट की? तो यहां पे यही बोला है पूरा कि सेक्शन 5 कह रहा है एओए में क्या क्या होगा, पूरा इंटरनल रेगुलेशन होगा, इसकी लंबा चौड़ा पैराग्राफ, अदर मैटर होंगे जो भी रूल में बताए हैं। इंट्रेंचमेंट, अगर इंट्रेंचमेंट इंक्लूड करिए अलग से तो वो बताओ, और इंट्रेंचमेंट का क्या देना है? नोटिस रजिस्ट्रार को, वो भी देना पड़ेगा, और टेबल के फॉर्मेट फॉलो करने पड़ेगे। सर अगर एओए बनाते टाइम में इंट्रेंचमेंट लगाने को भी बोला तो बेटा एओए के प्रिपेयर करते टाइम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, नोटिस कोई नोटिस नहीं। ये बनते टाइम बना दिया, बनने के बाद बना रहे हो, आफ्टर एओए इज प्रिपेयर्ड, तब आपको उसको फिर आपको पूछना पड़ेगा ना, तो आपको क्या देना पड़ेगा? एसआर और वो। और एक बार एंट्रेंचमेंट लग गई तो आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस। नोटिस दोनों केस में देना है, चाहे एओए बनाते टाइम करा चाहे बाद में करा, नोटिस तो देना ही पड़ेगा। क्लियर है? एसआर और वो पास कब करना है? जब एओए बनने के बाद आप जा रहे हो एंट्रेंचमेंट लगाने। तो ये डॉक्यूमेंट तो सब उस टाइम पे वो रजिस्ट्रार को देते ही हैं। सारे देते हैं ना, एंट्रेंचमेंट के लिए अलग से नोटिस देना पड़ेगा एमओयू के साथ। सर एंट्रेंचमेंट सिर्फ किसी चीज को ऐसे मतलब सेव करने के लिए? हाँ, जब हमें ना किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, हमें लग रहा है ये वाला पॉइंट ना थोड़ा कंपनी के लिए डेलिकेट है, इसको ना बाद में साला कोई चेंज ना कर पाए, इसे प्रोटेक्ट करो। एक्स सर को ही डायरेक्टर बनना चाहिए, तभी कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज को आप प्रोटेक्ट करो या सेव करना है, तो आप एंट्रेंचमेंट लगाते हो। और एंट्रेंचमेंट हमेशा हायर स्ट्रिक्टनेस की तरफ जाएगी, हल्की नहीं होनी चाहिए। उसका मोटिव ये होता है फॉर सेविंग। हाँ, टू प्रोटेक्ट। ठीक है, चलो भाई, इसकी फोटो ले ली, हाँ इसकी फोटो ले ली। ठीक है, स्पेस छोड़ देना, फिर मैं इंट्रेंचमेंट के बारे में 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं। स्पेस छोड़ दिया दोनों का? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई लिखते हैं। एओए भी खत्म नहीं हो, बस ये लास्ट टॉपिक। बेटा हेडिंग डालो एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट, पहला पॉइंट, कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट। जो वहां सेक्शन 5 में लिखे थे ना, वही लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट था कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट। इसमें लिखेंगे बेटा, अरे यार क्या हो रहा है, द एओए may contain provision for entrenchment, ब्रैकेट में लिखना क्या होता है ये, टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू प्रोटेक्ट समथिंग। संदीप भाई उसका स्पेस छोड़ देना, फिर लिखना द एओए में कंटेन the AOA may contain provision for entrenchment, मतलब to protect something, to the effect that
to the effect that specified provisions of AOA may be altered only if conditions that are more restrictive are met or complied with। देख रहे हो बेटा, आप पढ़ रहे हो, समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हैं एंट्रेंचमेंट में? कह रहा है एओए जो है वो कंटेन कर सकता है क्या? एंट्रेंचमेंट। क्यों? टू प्रोटेक्ट समथिंग टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ एओए, आप एओए को ऑल्टर कर सकते हो ओनली इफ कंडीशन जो क्या है मोर रिस्ट्रिक्टिव मेट हो या कंप्लाई हो। तो एंट्रेंचमेंट लगाने का मतलब है जो एओए को अल्टरेशन है उसको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बनाना। सिंपल नहीं बना सकते, डिफिकल्ट ही बना सकते हो। दूसरा, ये तो हो गया एओए बनाते टाइम। क्या आप एओए बनाने के बाद उसमें इंक्लूड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। बस क्या करना है, पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करो, प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर, यूनानिमस वाला। पॉइंट नंबर 2 लिखो, मैनर ऑफ इंक्लूजन, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या बोल रहा है? The provision for entrenchment shall only be made either on formation of a company or by amendment in the articles agreed by all member। all member कहां चाहिए बेटा? in case of private company and by a special resolution in case of पब्लिक कंपनी। तो बहुत सिंपल सी बात बोली, क्या कह रहे? इंट्रेंचमेंट का जो प्रोविजन है वो अप्लाई होगा या तो कंपनी फॉर्म हो रही है तब, या फिर बाद में आपको आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा, ऑल मेंबर प्राइवेट में, स्पेशल रेजोल्यूशन पब्लिक में। ठीक है? तीसरी बात लास्ट, नोटिस टू दी रजिस्ट्रार ऑफ द entrenchment provision notice to the registrar of entrenchment provision। ठीक है जी, आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। बस ये 3 पॉइंट है, इंट्रेंचमेंट आपका फिनिश होता है बेटा। बताइए बेटा, कोई दिक्कत या परेशानी? हाँ जी, नहीं, थर्ड में क्वेश्चन इतना। तो बेटा यहां पे मैंने आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो बताया, एमओए एओए के बीच में डिफरेंस बताया, मैंने बताया इसके कंटेंट, फिर मैंने थोड़ी बेसिक बातें पहले बता दी क्या होता है एंट्रेंचमेंट और कैसे कैसे आपको प्रोसीजर करना है। एंट्रेंचमेंट मतलब मोर रिस्ट्रिक्टिव लगाना प्रोविजन, और ये आप लगा सकते हो फॉर्मेशन के टाइम पे, बनने के बाद विद कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर प्राइवेट में, एसआर पास करके उसमें पब्लिक में। नोटिस आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, एंड ये आपका पूरा एओए जो है वो होता है समाप्त। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए।
डन है जी। अब आपके क्या बच गया, 3 डॉक्ट्रिन बच गई, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस और इंडोर मैनेजमेंट। 3 डॉक्ट्रिन और इनकॉर्पोरेशन। 7 लेक्चर हो गए, 2 और लेंगे 9। चलो जी ठीक है, फिर आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे। 3 डॉक्ट्रिन हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास जो है आपकी वो हो सकता है कि कल हो सकता है क्या कल ही होगी। कल हम रखेंगे बेटा रात में, ठीक है, कल रात को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी और उसमें हम तीनों डॉक्ट्रिन फिनिश कर लेंगे। अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर। सुबह नहीं होगी, रात में होगी। सुबह यार मेरा ऑलरेडी शेड्यूल है। हाँ सुबह नहीं होगी, रात में होगी 9:30 बजे, और थोड़ी लंबी होगी, 9:30 बजे स्टार्ट होगी तो 11 साढ़े 11 तक जा सकती है, पर मुझे तीनों डॉक्ट्रिन कंप्लीट करवानी, दैट्स इट, बस वही टारगेट है। ठीक है चलिए, कंपनी जाके बस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लास्ट की बातें बची है। जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करता इस एक्टिंग भाई, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको बहुत काम आने वाला है। नोट्स भी संभाल के रखिएगा, बहुत काम आएंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।